नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कमला जी गिड़गिड़ाते हुए अपनी बहुरिया और समधन शोभा जी से गुहार लगाती हुई बोली, बहन जी ऐसा मत करिए, मैं इस उम्र में यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप भी तो एक माँ हैं, फिर एक माँ होकर दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे करवा सकती हैं? पूजा गुस्से से बोली, तो क्या मम्मी जी, मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको क्या लगता है, आपके यह आंसू देखकर हम लोग आप पर यकीन कर लेंगे? कमला जी बहू के आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम भी तो माँ बनने वाली हो। अगर कल को तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं अपने पोता या पोती का चेहरा देखने के लिए तड़प रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? मैं भी तो एक माँ हूँ और मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से जानती हूँ। कमला जी बहू के पेट पर आशीर्वाद भरा हाथ फेरने को चली तो पूजा 2 कदम पीछे हट गई और बोली, खबरदार, दूर रहिए मेरे बच्चे से, मनहूस कहीं की। माँ, इन्हें मेरी नज़रों के सामने से दूर हटाइए, इससे पहले कि इनका श्रवण कुमार बेटा या राम जैसा पति आ जाए। कमला जी रोते हुए बहू के पैरों में गिर गई, पर उसे उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। शोभा जी ने कमला जी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए दरवाजे तक ले गई और बोली, ले जाइए मैडम इन्हें और इसे ऐसी सज़ा दीजिए जो यह जिंदगी भर याद रखे। कमला जी रोती बिलखती रह गई। उधर दोनों माँ बेटी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रही थी। देखा बेटी, कर गई ना मेरी योजना काम। उन लोगों को भी विश्वास हो गया कि हम सच बोल रहे हैं। उधर कमला जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी कि उन्हें किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी। कमला जी पूजा को बड़े प्यार से दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन उसने तो आते ही अपनी माँ के साथ मिलकर सोचते सोचते वह बीते दिनों में खो गई। पूजा, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था रोहन से तुम्हारी शादी करवाऊं, पर तुम्हारे पापा ने मेरी एक न सुनी। अब देख लो अपने पति को, हर जगह अपनी माँ को लिए घूमता रहता है। अपनी सास से सावधान रहना, जितनी सीधी वह दिखती है उतनी है नहीं। कुछ ऐसा उपाय करो ताकि जल्दी से जल्दी वह तुम्हारे घर को खाली करे। शोभा जी अपनी बेटी को ज्ञान दे रही थी। पूजा बोली, माँ, आप इतनी दूर से परेशान हो रही हैं तो सोचो, मैं तो उनके साथ रह रही हूँ। पूरे दिन घर में मनहूस की तरह इधर से उधर घूमती रहती है। पर आप चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा जुगाड़ लगाऊंगी कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े और बुढ़िया खुद ब खुद घर खाली कर दे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। थोड़ी ही देर में पूजा की सास कमला जी, जो बाहर खाट पर बैठी सब्जी काट रही थी, उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारे कपड़े मैंने सुबह धोकर धूप में डाले थे। अब तो सूरज थककर जा रहा है, कम से कम कपड़े तो उठा लो। कोई अपनी माँ से बात करने में क्या बाकी के कामों को भूल जाता है? पता नहीं सुनी या नहीं। पूजा चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ सुन लिया, आपकी तरह बहरी नहीं हूँ और कपड़े सूख गए हैं, यह मुझे भी पता है। अभी उठाकर लाऊं या रात में, आपको क्या दिक्कत है? कपड़े मेरे हैं और दर्द आपको हो रहा है, और अगर कपड़े खराब हो जाएंगे तो मेरा पति मुझे नए कपड़े लाकर दे देंगे। आपसे तो मांगने जाऊंगी नहीं। जो काम कर रही हैं चुपचाप कीजिए। कमला जी बोली, बहू, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। जानती हूँ मेरा रोहन तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता, पर बहू, उसकी मेहनत की कदर करो। पूजा गुस्से में बोली, अब एक और शब्द मत बोलिएगा। जब आप देख रही हैं कि कपड़े उठाने जा रही हूँ
फिर क्यों बार बार बोले जा रही है? वह बड़बड़ाती हुई कपड़े उठाकर तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। कमला जी सब्जी काटते हुए सोचने लगी, यह लड़की शादी के बाद इतने रंग बदलेगी। यही पूजा थी जिसे हम देखने गए थे तो नजरें नहीं ऊपर उठ रही थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। हाँ, यह तो पता था कि अपनी माँ की लाडली है, पर यह नहीं मालूम था कि आँख कान बंद करके अपनी माँ की हर बात सुन लेगी और यह अपनी ही गृहस्थी में आग लगाएगी। लोग कहते हैं माँ बेटी का घर बसाती है, पर यहाँ तो मेरी समधन अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने पर लगी है। ना जाने क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती है, और यह है कि दिमाग से काम नहीं लेती। कमला जी एक मध्यम परिवार से थी। उनके पति एक मिडिल स्कूल के टीचर थे और बेटे को पढ़ा लिखा कर उन्होंने लायक बनाया। कई परिवारों से रिश्ता आया, पर होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तो रोहन की किस्मत पूजा से जुड़ गई। आज तक कमला जी ने कम पैसे में भी घर को व्यवस्थित ढंग से चलाया, पर पूजा बड़े घर से आई थी। उसे खाने पीने की चीज़ों की बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वहीं रोहन अपने माता पिता के संघर्ष को भूला नहीं था। इसलिए पूजा को खर्चे के लिए अलग पैसा देता और बाकी के पैसे घर चलाने के लिए माँ के हाथ में रख देता, जो पूजा को बिल्कुल गवारा नहीं था। एक रोज पूजा ने वेतन की बात शोभा जी को बोली तो शोभा जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी के वेतन पर बस उसकी पत्नी का ही अधिकार होता है, और अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो। फिर क्या था, शोभा जी का इतना कहना था कि पूजा रोज घर में बवाल खड़ा कर देती और बात बात पर मायके जाने की धमकी देती। बेटे की परेशानी को देखकर कमला जी बोली, बेटा रोहन, मुझे लगता है बहू में अभी बचपना बाकी है। अगर घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाए तो शायद उसके स्वभाव में बदलाव आए। उसे लगेगा वह घर की मालकिन बन गई है और इसी बहाने वह घर गृहस्थी का काम सीख भी जाएगी। रोहन बोला, पर माँ, जब आप घर भली भांति संभाल रही हैं तो उसे क्या दिक्कत है? माता पिता ने रोहन को समझाया तो रोहन ने चुपचाप अपनी तनख्वाह पूजा के हाथ में रख दी। तो पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। कमला जी ने सोचा था कि जिम्मेदारी आएगी तो बहू सीधे रास्ते पर चलेगी, पर यह क्या, यहाँ तो सत्ता मिलने पर पूजा को अपने सास ससुर से दुर्व्यवहार करने का मानो लाइसेंस मिल गया था। माँ की गलत सीख से पूजा आए दिन कमला जी को उल्टा जवाब देती और क्लेश करती। घर की शांति तो मानो खत्म हो गई थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर रोहन दफ्तर से लेट आता और कमला जी अपने पति दिनेश जी के साथ मंदिर में जाकर बैठ जाती। तो दिनेश लाल जी कहते, घर और परेशानियों से भागना सही नहीं है। बेहतर होगा बहू से अपनी बातचीत कम करो। सही कहा है किसी ने, पति बेचारा लड्डू की तरह कभी इधर तो कभी उधर होता है। इन सब परेशानियों का हल ढूंढते हुए रोहन दफ्तर से घर लौटा। पूजा पहले से तैयार बैठी थी। आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो अलग घर में रहेगी या फिर सास ससुर को उस घर से निकालेगी। रोहन भी तो इंसान था। उसने भी पूजा की बात पर विश्वास कर लिया और बोला, मैं भी रोज की चिकचिक से तंग आ गया हूँ। चिंता मत करो, कल से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पूजा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट तो नहीं आने दी, पर अंदर ही अंदर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। अगले दिन सुबह सुबह
रोहन बिना कुछ बताए घर से निकल गया। कमला जी बड़ी परेशान थी कि बेटा बिना बताए कभी जाता नहीं है। करती भी तो क्या, बहू से पूछती तो उल्टा जवाब मिलता। उधर पूजा ने खुश होकर शोभा जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। दोपहर हो गई। कमला जी बेटे के लिए चिंतित हो रही थी। तभी रोहन घर आया और वह माँ से बोला, माँ, मैंने घर की परेशानी का हल ढूंढ लिया है। कमला जी बोली, पहले यह बताओ, सुबह सुबह तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। और किस परेशानी का हल ढूंढ रहे थे? रोहन बोला, मैं आपको आराम नहीं दे सकता तो परेशानी भी नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने एक किराए का मकान देख लिया है। मैं और पूजा अब उसी घर में रहेंगे। यह बात सुनकर कमला जी का हृदय चूर चूर हो गया। वह बोली, बेटा, तुम्हारे पापा गांव गए हैं, उन्हें आ जाने दो, फिर बैठकर बात करते हैं। रोहन बोला, नहीं माँ, अब नहीं। मैं किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहता। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हर दिन के झगड़े से मैं परेशान हो गया हूँ। इसका यही इलाज है कि अलग रहे और शांति से रहे। कमला जी ने अपने मन पर पत्थर रखा और बोली, ठीक है बेटा, जब तुमने फैसला कर लिया है तो बदलने वाली मैं कौन होती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले जा सकते हो। वैसे भी हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कहते कहते कमला जी की आंखें भर आई। थोड़ी देर में रोहन गाड़ी और मजदूर लेकर आया। जो भी पूजा के घर से सामान आया था वह सब सामान गाड़ी में रखवा दिया। तो कमला जी एक बार फिर बोली, बेटा, ऐसा मत कर। देख, बहू माँ बनने वाली है। ऐसे समय में बड़े बुजुर्गों की ज़रूरत होती है। पर उसने एक ना सुनी और सभी सामानों को लेकर पूजा पति के साथ दूसरे मोहल्ले में चली गई। एक बार भी पलटकर माँ की तरफ नहीं देखा कि वह किस हाल में है। उसी रोज रोहन को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। 2 दिन बाद बहू और उसकी माँ ने मिलकर कमला जी पर झूठ का इल्ज़ाम लगा दिया कि कमला जी ने उसके बच्चे की जान लेनी चाहिए। कमला जी बेचारी गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन बहू को उन पर बिल्कुल दया नहीं आई। महिला पुलिस कमला जी को पकड़कर ले गई। कमला जी के आंसू नहीं रुक पा रहे थे। जब दिनेश लाल जी गांव से लौटे, खाली घर देखकर सोचने लगी, बहू और रोहन भी नहीं दिख रहे हैं। क्या कहीं गए हैं? आखिर मेरे पीछे इस घर में क्या हुआ होगा? पीछे से आकर किसी पड़ोसी ने सारी घटना बताई तो दिनेश लाल जी तुरंत थाने पहुंच गए और कमला जी को थाने से छुड़ाकर ले आए। कमला जी दिनेश लाल जी से लिपटकर रोने लगी। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, मानो वह कई दिन से सोई नहीं थी। कमला जी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिनेश लाल जी सब समझ गए और कमला जी से बोले, कमला, रोज रोज के झगड़े में यही सही था। उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दो। पर बहू ने जो किया वह सही नहीं किया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को हौसला दे रहे थे और घर के खालीपन पर आंसू बहा रहे थे। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। अब तो दीपावली आ गई। हर किसी के घर में रोशनी की जगमगाहट थी, पर यहाँ एक माँ बाप का हृदय अंधेरे में डूबा था। त्योहार बीत गया, पर जो गए थे वह वापस नहीं आए। करीब हफ्ते बाद अस्पताल से एक महिला का फ़ोन आया। वह बोली,
क्या आप पूजा की सास बोल रही हैं? उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके पड़ोसी यहाँ उसे भर्ती करवा कर चले गए हैं। मुझे लगता है उसके पति भी घर पर नहीं है। बेहतर होगा आप अपनी बहू की देखभाल के लिए चली आएं। कमला जी ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? तो उन्होंने बताया, मेरी बेटी भी इसी अस्पताल में भर्ती है। आपकी बहू ने शायद आपका नंबर उसे दिया था, तो मैंने आपको बताना बेहतर समझा। कमला जी से रुका ना गया और उन्होंने एक थैली में कुछ पुराने मुलायम कपड़े और गर्म पानी का थर्मस, घर में जो पैसे थे उसे लेकर घर में ताला लगाकर अस्पताल पहुंच गई। एडमिशन काउंटर पर जाकर कमला जी ने पूजा का नाम बताया और उनसे पूछताछ करने लगी। तभी एक महिला पीछे से कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या कमला जी हैं? मैंने ही आपको फ़ोन किया था। फिर उन्होंने सारी जानकारी दी कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तभी सामने से एक नर्स आई और बोली, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म पर दस्तखत करो और ऑपरेशन की फ़ीस जमा करो। जितनी देर होगी बच्चे और माँ को बचाने में उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। कमला जी बोली, नहीं नहीं, मेरी बहू और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने पर्स से 50,000 ऑपरेशन के लिए जमा किए और हस्ताक्षर करके बोली, इसमें 10,000 कम है, वह मैं अभी मंगा देती हूँ। इतना कहकर कमला जी ने तुरंत दिनेश लाल जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। दिनेश लाल जी ने तनिक भी देरी नहीं की और तुरंत बैंक से पैसा निकालकर अस्पताल पहुंच गए। कमला जी ने शोभा जी को फ़ोन किया और बोली, बहन जी, मैं आपको इसलिए फ़ोन कर रही हूँ क्योंकि इस अवस्था में बेटी की माँ को उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने सारी बात बता दी और दोनों पति पत्नी ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बच्चे को लेकर निकली और बोली, मरीज के साथ कौन आया है? कमला जी आगे बढ़ी और बोली, मैं पूजा की सास हूँ। क्या मेरी बहू ठीक है? नर्स मुस्कुरा कर बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो, आपको पोती हुई है। कमला जी ने अपनी पोती को गोद में लेकर प्यार किया। दिनेश लाल जी की निगाहें बच्चे से हट नहीं रही थी। तभी कमला जी ने कोहनी मारते हुए कुछ इशारा किया। दिनेश जी ने हंसकर अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और पोती पर वार कर नर्स को दे दिए। थोड़ी देर बाद पूजा को वार्ड में शिफ्ट किया गया, पर वह अभी बेहोश थी। बच्ची उसके बगल में पालने में लेटी हुई थी। घंटे बाद पूजा को होश आया। सामने उसके सास ससुर थे और उसकी बच्ची कमला जी की गोद में थी। कमला जी पूजा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत बहुत बधाई हो बहू। बच्ची बिल्कुल तुम्हारे जैसी खूबसूरत है। तुमने हमें जीवन का सबसे सुंदर तोहफा दिया, जो हमें दादा दादी बना दिया। और वह बच्ची को घुमाने लगी। तभी बगल वाली मरीज की माँ ने आकर पूजा से बोला, बेटा, जब तुम बेहोश थी तभी से तुम्हारी सास एक पैर पर खड़ी है। मिनट नहीं लगे तुम्हारी सास ससुर को पैसे जमा करने में और तुम्हारा इलाज करवाने में। पर मुझे एक बात का आश्चर्य रहा है, तुम्हारी सास ने तुम्हारी माँ को भी फ़ोन किया था, पर वह अभी तक नहीं आई। जहाँ माँ को चिंतित होना चाहिए था,
वहाँ मैं तुम्हारी सास को चिंतित होते देखी। बड़े भाग्य से ऐसी सास मिलती है। और वह अपने मरीज को लेकर अपने घर चली गई। शाम हुई तो दिनेश जी घर चले गए। कमला जी कभी बहू के बालों में तेल लगाती तो कभी सर दबाती। पूरी रात बच्ची को संभालती रही। कमला जी ने कई घंटे से मुंह में अन्न का दाना नहीं डाला था। सुबह 7 बजे दिनेश लाल जी चाय देते हुए बोले, कमला, कल से तुमने मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी, और बीमार पड़ गई तो बहू और पोती की देखभाल कैसे करोगी। दिनेश जी पूजा से बोले, बेटा, बच्ची सो रही है, तुम भी आराम करो। मैं यहीं बाहर बैठा हूँ। कुछ भी ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ लगाना। इतना कहकर वह बाहर बैठ गए। बगल वाले बेड पर एक महिला लेटी थी। वह पूजा से बोली, इतनी देखभाल तो कोई पिता ही कर सकता है। और तुम्हारी माँ को मैंने देखा, रात भर बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। यह सब सास ससुर के बस की नहीं है। पूजा मुस्कुरा कर बोली, जानकारी के लिए बता दूं कि यह मेरे सास ससुर ही हैं। क्या सच में यहाँ हम सभी मरीज यह सोच रहे हैं कि यह लोग तुम्हारे माता पिता हैं? सच कहती हूँ बहन, ऐसे सास ससुर हो तो कोई भी लड़की मायके को याद ना करे। कौन सास होगी जो बहू के लिए रात भर आँखों में काटेगी। सामने वाली की बात सुनकर पूजा की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। आखिर मेरी माँ भी तो एक औरत है। जब लड़ने की बारी आती थी तो वक्त बेवक्त फ़ोन करके झगड़ा करने की सलाह देती। आज जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वह लापता है। इनके साथ मैंने इतना बुरा व्यवहार किया। उन्होंने आगे बढ़कर गले से लगाया और कर्तव्य को निभाया। सही कहते हैं लोग, दुख में जो साथ दे सही मायने में वही अपने होते हैं। तभी दिनेश जी की आवाज़ ने पूजा का ध्यान भंग कर दिया। बेटा, गर्मा गर्म दूध लाया हूँ, पी लो, इससे तुम्हें ताकत आएगी। अभी कमला जी आ गई और बोली, बहू, मैं तुम्हें बैठने में मदद करती हूँ। चलिए, आप उस तरफ से हाथ लगाओ, मैं इधर से उठाती हूँ। अरे, ससुर भी तो पिता समान होते हैं। कोई पूजा को दूध देता है तो कोई खिचड़ी खिलाता। पूजा की आंखें भर आई। कमला जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा गजब मत करना। लोग कहते हैं नई माँ को रोना नहीं चाहिए, वरना बच्चे को दूध कम पड़ता है। इतना कहकर वह उसके सर में तेल डालने लगी। कुछ ही देर बाद शोभा जी हाथों में फल का थैला लेकर बेटी के पास पहुंची। तो अब क्या बताऊं बेटा, मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी डिलीवरी समय से पहले हो जाएगी, वरना मैं खाटू श्याम घूमने नहीं जाती। शोभा जी कमला जी को ऊपर से नीचे देख रही थी तो कमला जी पूजा से बोली, बहू, मैं बाहर बैठी हूँ, तुम अपनी माँ से बातें करो। पूजा ने जाती हुई कमला जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं मम्मी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। विजिटर के मिलने का समय खत्म हो रहा है। माता पिता के रहने का कोई समय नहीं है, तो आप यहीं रहिए। इतना कहते हुए पूजा ने अपनी माँ से मुंह फेर लिया और शोभा जी को उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। पूजा रोते हुए बोली, मम्मी जी, क्या आप अपनी इस मूर्ख बहू को कभी माफ़ कर सकेंगी?
कमला जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, खबरदार जो मेरी बहू को मूर्ख कहा। तुम्हें हजारों में चुनकर लाई हूँ मैं अपनी बहू रानी को। अगले दिन रोहन भी वापस आ गया। अपनी माँ को पूजा के पास देखकर उसे आत्मग्लानि महसूस हुई। उसने माँ के पैर पड़े और उनसे माफ़ी मांगी और बोला, माँ, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं घर छोड़कर उम्मीद करता हूँ आप मेरी मनसा समझेंगी। हाँ, गलत मैं वहाँ था कि साल भर तक मैं आपसे मिलने नहीं आया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कमला जी ने अपनी पोती और बहू का माथा चूमते हुए कहा, इन दोनों की वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती। चुपचाप से अपना सामान किराए के मकान से घर में शिफ्ट करो और मेरी बहू और पोती के लाने की तैयारी करो। कमला जी के इतना कहते ही सब हंसने लगे। कमला जी ने धूमधाम से बहू और पोती का स्वागत किया और बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया।